सर जब ये 1971 में फिर माहौल गर्म होना लगा सर, तो क्या डिफरेंसेस उस समय आपको आए सर सडनली मतलब धीरे-धीरे करके इन्फॉर्मेशन फ्लो हुआ होगा कि अभी थिंग्स आर गेटिंग हॉट, तो कैसे माहौल चेंज हुआ सर आप लोग के ट्रेनिंग वेनिंग? देखिए, ईस्ट पाकिस्तान उस टाइम में ईस्ट पाकिस्तान था। वहाँ का माहौल तो नवंबर दिसंबर 1970 से ख़राब हो रहा था कि नवंबर में अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो शेख मुजीबुर रहमान ने इलेक्शन में मेजॉरिटी पाई थी और वेस्ट में भुट्टो कम सीट के थे पर उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जा रहा था सर मुजीबुर बिल्कुल, रहमान जी को। सर। तो ये माहौल तो हम लोग न्यूज़पेपर और बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका जो भी रेडियो ऑल इंडिया रेडियो पे सुनते रहते थे। माहौल तो ख़राब होता जा रहा था। पर मार्च 25 को जब उन्होंने ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च करा और काफ़ी लोगों को पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश में एक साथ ढाका हाँ, में मारा, ईस्ट पाकिस्तान में मारा, तो मतलब हम लोगों को तो खबर मिलती रहती थी और धीरे धीरे वो रेफ्यूजीज जो है शरणार्थी आना शुरू हो गए। एक टाइम पे बताया गया कि 10 मिलियन रेफ्यूजीज हिंदुस्तान में थे। हमारे हाशिमारा के पास जहाँ मैं था, वहाँ पर भी एक दो रेफ्यूजी कैंप बन गए थे पास में। तो हम लोग जाके देखते थे कि उनकी कंडीशन कैसे है, कभी कुछ खाना ले जाते थे, कुछ ऐसे ही हेल्प करने के लिए। तो उनकी उनकी हालत बहुत ख़राब थी बेचारों की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको काफ़ी दे रही थी जितना उनकी क्षमता थी, पर फिर भी जैसे वो आए थे बिना किसी के। और क्वाइट फ्रैंकली मेरे को मैंने तो नहीं देखा था, पर हम लोग भी बलूचिस्तान से ऐसे ही आए थे 47 में, और मैं बिल्कुल छोटा था। तो मेरे पिताजी इसके बारे में काफ़ी कहानी बताते थे हम लोगों को जब हम बढ़ रहे थे, बड़े हो रहे थे। तो थोड़ा सहानुभूति तो रहती है ऐसे लोगों के लिए जो इस कंडीशन में आए हैं, जिनके मतलब फैमिली वालों को मारा गया है, ये करा गया, रेप हुए थे और अच्छा, बहुत बहुत गंदा माहौल था उस टाइम। जेनोसाइड सर। तो वो देख रहे थे हम। और करीब करीब मई जून से हमें स्क्वाड्रंस को स्टैंड बाय पे रख दिया था कि कभी भी लड़ाई हो सकती है, तो आप तैयार रहिए मतलब। तो हम लोग 4 आदमी तो एक टाइम पे स्क्वाड्रन में सोते थे जून से करीब, वहीं पर, घर नहीं जाते थे, वहीं सोते थे स्टैंड बाय पे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो एकदम 4 जहाज़ तो कम से कम लॉन्च कर सकेंगे, फिर बाकी जब तक आए, बाकी लोग जब तक आए। तो माहौल ख़राब हो रहा था उस टाइम पे और धीरे धीरे मतलब ऐसा ही चल रहा था। हमारी ट्रेनिंग भी थोड़ी उन्होंने ज़्यादा कर दी, जस्ट इन केस लड़ाई हो जाती है तो ट्रेनिंग भी काफ़ी फोकस हो गई। और इसी टाइम में सुपी कॉल जो थे हमारे सीईओ उस टाइम, उन्होंने फर्स्ट वो उन्होंने वो मेरे चौथे सीईओ थे स्क्वाड्रन में एक्चुअली। पर उन्होंने कमांड ली थी 1 अप्रैल 1971 में स्क्वाड्रन की। और वो पहले से फोटो रेकी में ट्रेंड थे, 101 स्क्वाड्रन वैम्पायर्स में उन्होंने करा था पहले। अच्छा, तो हंटर्स को मॉडिफाई जब हुए तो हम लोग पहले 37 स्क्वाड्रन को उन्होंने कैमरास दिए, हमारे एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करा हमने, कैमरास वगैरह लोकल फिटमेंट हुई जल्दी जल्दी। और करीब 6 जहाज हमारे कैमरा ऑपरेट करते थे। उसमें फ़ोटो रेकी का इक्विपमेंट ना, फाइटर रिकॉनेसेंस के लिए जो बोलते हैं, वो कैमरा थे विंटन के, फॉरवर्ड लुकिंग एंड टू साइड लुकिंग कैमरा। और सुपी कॉल ने हमको ट्रेनिंग दी क्योंकि उनके पास पहले ही थी। ये एक ट्रेनर भी था तो उन्होंने उड़ा के दिखा के ऐसे करते हैं, इतनी दूर होता है, ऐसा करते हैं, वैसे करते हैं, वो जो भी टेक्निक थे, और फिर फ़ोटो को कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो सिखाया था। तो हम लोग तैयार थे उसके लिए, लड़ाई के लिए उस समय। तो सर इंडक्शन कैसे हुआ आपका? लाइक किस तरह से शुरुआत हुई? तो लड़ाई के पहले ही करीब करीब अक्टूबर से सुप्री कॉल ने मुझे सीओ थे, मैं एडजुटेंट भी था सर स्क्वाड्रन, ये सॉरी टू इंटरप्ट सर, ग्रुप कैप्टन सूफी कॉल, विंग विंग कमांडर थे उसके। कमांडर, ओके। उन जो बाद में सर एयर चीफ भी बने। हाँ, बाद में 93 में एयर चीफ, 1 जुलाई आई थिंक बने थे चीफ उसके बाद में। तो कॉल साहब ने मुझे अपना परमानेंट विंगमैन। विंगमैन बना लिया था उस टाइम तक। भले ही मैं काफ़ी काफ़ी वो मतलब सवाल पूछता रहता था, कुछ करता था, तो उन्होंने कहा ये बंदे में दम दिखता है थोड़ा, इसको ले चलते हैं साथ में। तो हम लोगों ने कॉल साहब को जब भी कमांड से आते थे टास्क, तो मेरे को ले जाते थे अंदर रिकॉनेसेंस, फोटो रिकॉनेसेंस करने के लिए। अंदर एज इन मतलब ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट के अंदर सर? पाकिस्तान के अंदर कई जगह इधर उधर। कितना अंदर तक चले जाते थे सर?
100-150 किलोमीटर आराम से। हमारे नजरिए से तो बहुत है। हमारी हम रेंज इन्फेंट्री वाले ना सर, हम आर्मी वालों के लिए। हंटर की रेंज करीब समझिए आपके 300-350 किलोमीटर थी लो लेवल पे। हम लोग 100-150-200 जाते थे। एंड कभी उसमें उनके सामने वो कोई नहीं, हम लोग तैयार थे। हम मेरा जॉब यही था, सुपी नेविगेट करते थे, वो लीडर नेविगेट्स। मेरा जॉब ये था कॉन्स्टेंटली क्योंकि कोई एनिमी सेबर नहीं आ जाए, फाइटर नहीं आ जाए। और भगवान की दुआ से मेरी आंखें भी अच्छी थी। अभी भी मैं अभी भी पढ़ता हूँ बिना ग्लासेस के वगैरह, ओह वाह सर। भगवान की दुआ से। तो उन दिनों में कई लोग मुझे हॉकाई करके भी बोलते थे कि मैं काफ़ी दूर से जहाज देख लेता था एनिमी वगैरह की स्पॉटिंग के लिए। तो मेरा जॉब यही था, बस कॉन्स्टेंटली इधर उधर पीछे देखना, उनके पीछे देखना, मेरे खुद के पीछे देखना कि कोई वो नेविगेट कर रहे हैं, ले जा रहे हैं टारगेट की तरफ, और मैं फॉर्मेशन को कवर कर रहा हूँ कि कोई आके अटैक नहीं करे हमारे लिए। सर उस समय कोई गैजेट्स कुछ भी नहीं होता था शायद उन हमारे पास दिनों में रडार्स, कहाँ वो जहाज और या पुराने, हमारे पीछे रडार से कोई उनके पास भी एयरबोर्न रेडार नहीं थे, तो कोई हमारे पास रेडार वार्निंग रिसीवर नहीं थे। पर ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने काफ़ी सेबर जो थे, 14 स्क्वाड्रन पाकिस्तान एयरफोर्स की थी वहाँ ढाका में, उनमें काफ़ी सेबर्स में उन्होंने मिसाइल्स फिट कर दी थी, साइड वाइंडर, अमेरिकन साइड वाइंडर मिसाइल, जो हमारे पास नहीं थी। हमारे सिर्फ मिग्स में का 13 रशियन मिसाइल थी। साइड वाइंडर थोड़ी सुपीरियर भी समझते हैं लोग उस टाइम की टेक्नोलॉजी में। तो हमें मतलब कम से कम उन दिनों का जो कॉम्बैट होता था वो ऐसा फ्रंटल कॉम्बैट नहीं था जहाँ आजकल जो आप देख रहे हैं कि 200 किलोमीटर दूर उन्होंने मिसाइल लॉन्च कर दी। उन दिनों में तो यू हैड, आपको दूसरे एनिमी के जहाज़ के पीछे जाना पड़ता था। अगर मिसाइल है तो आप डिपेंडिंग ऑन लेवल कि आप किस लेवल पे उड़ रहे हैं, लो लेवल पे 1-1.5 किलोमीटर पे आपकी रेंज होगी हाई मिसाइल से मिसाइल की। एक एक डेढ़ डेढ़ किलोमीटर से। 1-1.5 किलोमीटर। हाई लेवल पे 8-10 किलोमीटर हो जाएगी क्योंकि उसका रेंज बढ़ जाती है, राइट, फ्रॉम रियर क्वार्टर ऑल्सो। तो हमको कम से कम 2-3 किलोमीटर अपने पीछे आसपास क्लियर करना ज़रूरी था एयर स्पेस को, कि कोई उसमें आ नहीं जाए। दैट वाज माय जॉब एज अ विंगमैन ऑल द टाइम। तो एंड फ्लाइंग एट दैट स्पीड, आप तो अकेले हैं सर। वो आदत पड़ जाती है। मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर कि इतने नीचे सर उस स्पीड में आप जा रहे हो और आपका ध्यान पीछे आगे पीछे है, सामने भी नहीं देख रहे। ये भगवान के आदत भी पड़ जाती है, ट्रेनिंग भी होती है, क्योंकि आप ऐसा है कि आप एक बार फ्लाइंग कर रहे हो ना, तो आपकी फाइटर फ्लाइंग में मैं ये बाद में लोग मेरे जूनियर्स और स्टूडेंट्स को सिखाता था कि फाइटर फ्लाइंग में अगर आप फ्लाइंग में 2% या 5% कॉन्सेंट्रेट कर लो, बाकी 95% आपका जॉब है नेविगेशन, फॉर्मेशन कीपिंग, क्लियरिंग टेल, लुकिंग अराउंड, रेडियो कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स, आर्मामेंट, आजकल मिसाइल्स वगैरह कौन सा चीज़। तो फ्लाइंग में आपको 2-4% कोई क्वांटिफाई नहीं कर सकते, यस यस पर यस। जितना मिनिमम आपको फ्लाइंग में एफर्ट लगे, अटेंशन लगे, वो उतना आप अच्छे उड़ते हो, फिर क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है देन फिर बाकी। आप बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहे हो सर। तो इसलिए मैं सिखाता था उनको कैसे ये करना है। तो खुद ही ये तो सीख लिया था हमने उनके कि हम लोग लो लेवल पे उड़ रहे हैं, ठीक है, अब 400 450 नॉट्स, मतलब करीब 800 850 किलोमीटर पे स्पीड से जा रहे हैं लो लेवल पे, 100 फुट पे हैं, 50 फुट पे हैं। 50-100 फीट पे सर। हाँ, वही, अदरवाइज रेडार यस पिकअप हो यस जाता है सर। ना। तो पेनिट्रेशन नॉर्मली उस टाइम में लो लेवल था। तो मैं सर हेलीकॉप्टर्स में उस ऑल्टीट्यूड में वो नैप ऑफ अर्थ फ्लाई किया है, वो 10-15 इट बिकम फुट पे, स्केरी सर। जिस हिसाब से जाता वो है भी सर। करा है मैंने श्योर सर एज आपने। कमांडर, वो भी कर रहा है बहुत। बट हाँ, उनके लिए 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट जस्ट अबव टेंशन केबल, जस्ट अबव ट्री लेवल, वो उनके लिए ज़रूरी है। अदरवाइज वो इतने स्लो है कि उनके दे बिकम वल्नरेबल ना, थोड़ा एक्सपोज करें। तो ये मेरा जॉब था। हम लोग काफ़ी गए, और एक एक हमने करा था मिशन 2 दिसंबर को, सर आखिरी में। एक जनरल सगत सिंह थे 4 कोर में, उनके Yes, बारे yes, में भी sir, मैं बात sir, करूँगा, sir. कमांडर। उन्होंने मांगा था कोमिला लालमाई, कोमिला जगह थी, कोमिला लालमाई हिल्स का, जो एनिमी पोजीशन थे उसके लिए रेकी उनको फोटोग्राफ चाहिए थे। तो आई रिमेंबर 1 तारीख को मेरे सीओ कमांड बुलाए गए कि
इसके लिए ब्रीफिंग के लिए 1 तारीख रात को मुझे फ़ोन आया उनसे कि हरीश खप्पे कल 2 जहाज़ ले आना गुवाहाटी में तैयार इसके लिए फ़ोटो रेकी के लिए। तो मैं एक दूसरे को ले गया, वहाँ गए, उन्होंने फिर बड़ा सीक्रेट हश हश टास्क था, तो उसी टाइम बताया यहाँ जाना है अपने को। तो उसी टाइम बैठ के वो क्रू रूम में जहाँ वीआईपी हट थी, जहाँ डिस्पोजल में, वहाँ बैठ के मैंने पूरा मैप बनाया। अब वो सीन सी दीवान एयर मार्शल दीवान साहब थे, वो मेरे पीछे खड़े होकर जल्दी करो जल्दी करो। मैंने कहा सर अगर आप ऐसे खड़े होकर बोलते रहेंगे तो जल्दी में गलती हो जाएगी, आप प्लीज़ 15 मिनट जाके आप कॉफ़ी पीजिए, आराम करिए, मैं बना लूँगा। पर मेरे को मतलब ये Peace of प्लानिंग mind, में यस यू वांट टू फोकस यार, वो पीछे से कोई खड़ा होकर आपको करता रहे तो वैसे ही गलती हो जाएगी। मैंने कहा बोला सर प्लीज़ आप थोड़ा जाके आराम करिए, सीओ को बोला इनको ले जाइए कहीं, कॉफ़ी वॉफ़ी पिलाइए इनको। तो गए थे हम लोग ऐसा करने, तो हम लोग 2 तारीख को वहाँ गए, कुंभीग्राम में लैंड करा, क्योंकि हमारे पास इतना फ्यूल नहीं था गुवाहाटी से जैसे गए थे कोमेला लाल महल कि वापस आ सके। तो कुंभीग्राम में लैंड करा करीब 1-2 बजे दोपहर में। फिर फ़ोटो उनके फ़ोटो सेक्शन में 6000 प्रिंट, 3000 प्रिंट पर एयरक्राफ्ट निकलती थी। 6000 प्रिंट वो डेवलप हुई 6-7-8 बजे तक रात को। फिर हम लोग बैठे फ़ोटो सेक्शन में 2 बजे रात तक, एक एक प्रिंट को देख के मार्क करने के लिए कहाँ गन प्लेसमेंट है, कहाँ क्या है। तो कभी सुपी, वो भी कभी आप मैं, करते थे सर? और कौन करते हैं? ओके बिकॉज हमें लग रहा था सर कि शायद आप लोग फोटोग्राफ्स क्लिक करके किसी को हैंडओवर करते होंगे एंड जनरली सिस्टम वही होता है, एक फ़ोटो सेक्शन में दे दिया, फिर एक फ़ोटो इंटरप्रेटर होता है, वो होना चाहिए। उस टाइम कहाँ फ़ोटो इंटरप्रेटर, सब खुद करो। हम लोग मेरे सीओ और मैं 2 बजे रात को वहाँ पर बैठे हुए थे, लिटरली दोनों टर्न में। एक हमारा कोर्समेट था, जहाँ मैंने सगत के बारे में सुना उनका ही उसी टाइम, एक हेलीकॉप्टर में रुपेंद्र सिंह करके मेरा एक कोर्समेट था वहाँ पर कुंभीग्राम में उसी टाइम। तो उस बड़ा बड़ा अच्छी दोस्ती थी हमारी कैडेट डेज में। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर्स में गया, मैं फाइटर्स में आया, तो वहाँ मिले, तो उसने एक बॉटल स्कॉच निकाल के रख दी उधर। बड़ी मुश्किल से मिलती थी उन दिनों में, सर आप समझिए यंग फ्लाइंग ऑफिसर्स के लिए, तो कि एंजॉय आप लोग। तो हम लोग टर्न लेके एक एक पी के फिर फोटो सेक्शन जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, फिर वापस मतलब ऐसे कर रहे थे। तो पूरे रात में उसकी बॉटल भी ख़त्म करी, पूरा काम भी करा। सुबह 6-6:30 बजे जैसे ही सनराइज़ पे एक हेलीकॉप्टर आया था वो लेने के लिए, उसको बंडल बांध के तेलीमुरा करके जगह होती थी जहाँ फोरको का हेडक्वार्टर्स था, जहाँ जनरल सगत थे, और उनको भेजा। उसके बाद हम करीब 9-10 बजे 3 तारीख को हासीमारा के लिए वापस आए, हायर लेवल डिफरेंट रूट से। 3 तारीख को पहुँचे और 3 तारीख को रात को शुरू हो गई लड़ाई। तो सगत के बारे में मैंने उस टाइम सुना था, मैं आपको सगत की कहानी बाद में बताऊँ। तो उस टाइम मैंने रुपेंद्र सिंह हेलीकॉप्टर पायलट थे, सगत सिंह, जनरल सगत सिंह फोको कमांडर, काफ़ी इन लोगों के साथ उड़ते रहते थे हमेशा। ही वाज लाइक अ फ्लाइंग जनरल, लोग बोलते थे उसको। वो हमेशा कहीं ना कहीं वो हेलीकॉप्टर पकड़ के किसी में पकड़, उसके पास होता तो वो फाइटर में घुस जाता वो। वैसा आदमी था वो। ही वाज अ पैराट्रूपर इंसिडेंटली। ही कमांडेड 50 पैरा ब्रिगेड इन गोवा ऑपरेशंस। मैंने उनके बारे में बाद में पढ़ा ये सब। उस टाइम तो यही सुना था रुपेंद्र से, रूपी से, कि जनरल सगत हैं इधर, अच्छा बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ बहुत दोस्ती है, हम काफ़ी उड़ते हैं। ठीक है, उस टाइम हम जिसके लिए टास्क कर रहे थे थोड़ा बहुत सुना था। तो बाद में मैंने जब इसके बारे में, इनके बारे में पढ़ा, तो मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि जनरल सगत was the true architect of the liberation of बांग्लादेश। वो क्रेडिट उनकी थी पूरी। वो कहानी मैं आपको फिर बाद में We will talk बताऊंगा। about this Yes, sir sir. in detail. पहले आपका स्टोरी हाँ, सुनेंगे सर, फिर हमारी आदत है, हम किसी को छोड़ते नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, तो आप we'll go पूछते into नहीं। the every detail सर। सर एक जस्ट छोटी सी क्वेरी और है, एक तो व्यूअर्स के लिए भी, जब आप ये फोटोग्राफी मिशंस के लिए जाते हैं तो किस हाइट से फ्लाई करते हैं उस समय? जनरली ऐसे कहीं भी आप जा रहे हो, रेडार पेनिट्रेशन, अगर आपको रेडार डिटेक्शन अवॉइड करना है तो जितना लो जा सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि रेडार पेनिट्रेशन के लिए सर। पेनिट्रेशन देन यू अनडिटेक्ट, सर वो मुश्किल है। तो नॉर्मल फ्लाइंग वॉर में हम लोग 100 फुट पे करीब करीब तो उस नॉर्मल। टाइम तो सर जो अपना एयर डिफेंस गन है या उनके एमएमजी एनिमी वगैरह वो आप जब 850 स्पीड के 420 450 सर नॉट्स पे जा रहे हो, बाय द टाइम
जहाज़ की आवाज़ सुनने का हम लोग निकल गए। सर अनलेस वार्निंग नहीं हो उसके पास तो वो कहाँ से ट्रेन करेगा, हम लोग ज़ुप करके निकल जाते थे। मतलब पर इतना लो थे कि हम लोग देख सकते हैं सर। जो कभी कभी वो किसान लोग, एक फार्मर या उनकी वाइफ बच्चे को पकड़ के, मैंने अभी भी याद है वहाँ जहाज से जा रहे हैं हम बहुत लो, और जैसे वो हल्की आवाज़ आई, वो उसकी औरत मतलब उसने माँ ने अपने बच्चे को पकड़ के भागना ऐसा करके देखा। सर मैं फ़ोटो कैमरा होता उनके लिए तो वो फ़ोटो लेना ले लेता हूँ, क्योंकि इतना अच्छी तरह से मेरे को दिख रहे थे 100 फुट पे कि उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल सर द फियर। फियर के साथ बच्चे को संभालने के लिए कि हम लोग कहीं वहाँ अटैक नहीं कर लें ऐसा। हम लोग तो जा रहे थे तो देखा, मतलब इतने लो थे हम लोग। पर वो ट्रेनिंग का, ये सब ट्रेनिंग का वो कमाल है। व्हेन यू हैव टू टेक फोटोग्राफ्स, आप ऊपर आकर के बेहतर हाँ, वो नहीं तो मिलता? जाने के लिए इस हाइट पे जाते थे, और जब फोटोग्राफ लेना है तो आपको इसी जितना डिपेंड्स किस हाइट से कैमरा कैसा कवर करेगा, कितना दूर टारगेट है। नेचुरली बिकॉज कैमरा एक सर्टेन एंगल पे होता है, फ्रंट में भी और साइड में भी। तो अगर आप बिल्कुल लो हैं तो आपका कवरेज बिल्कुल पास। कम हो जाएगा सर। तो अगर आप टारगेट से समझ लो 1 किलोमीटर दूर रहना चाहते हैं, कम से कम आपको 300-400 फुट पे जाके करना पड़ता है। कई कैमरा तो वर्टिकल होते हैं, उन पे आप 6,000 और 10,000 फुट पे जाके करते हो। हमारे पास वर्टिकल नहीं था, सर हंटर में नहीं था ऐसा। हंटर में फ्रंट था, तो या तो फ्रंट से आप ले लो जब आपके टारगेट बिल्कुल फ्रंट में है, या फिर साइड कैमरा से ले लो। तो डिपेंडिंग ऑन टारगेट के हिसाब से किस साइड पे आपको रन करना है, फोटो रन करना है, क्लिक करना है, वो करते थे।